मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज और उसके पाठ 2 के बारे में। पाठ का नाम है तलाश। तो आइए हम इस पाठ के सारांश के बारे में जानते हैं। भारत के अतीत की झांकी। पिछले कई सालों से लेखक के मन में भारत को जानने, समझने और उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास चल रहा था। बचपन से लेकर अब तक भारत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका अतीत कैसा था, इन सब विशेषताओं पर वह विचार करता रहता है। वह प्राचीन शक्तिशाली भारत का आधुनिक विश्व से तालमेल बिठाना चाहता है और सोचता है कि क्या भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को पूरी तरह खो दिया है अथवा अभी भी उसके पास कुछ बचा है। भारत लेखक के खून में रचा बसा था, फिर भी उसके भारत को एक ऐसा आलोचक के रूप में देखा जो उसके वर्तमान स्वरूप के साथ ही उसके अतीत को पाश्चात्य विचारों की दृष्टि से देखते थे। इससे उसके मन में भारत के प्रति अनेक संदेह उत्पन्न हुए कि क्या वास्तव में उसने भारत को जान लिया है। उसे भारत के गौरवशाली अतीत को अनदेखा नहीं करना था। यदि भारत का अतीत गौरवशाली नहीं होता तो वह हजारों वर्षों तक स्वयं को सभ्य देश नहीं बनाए रख सकता था। भारत की इसी विशेषता को वह जानना चाहता था कि आखिर वह लेखक भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े होकर चारों तरफ 5000 वर्ष पहले के एक पूर्ण विकसित सभ्यता के नगर पर घर और गलियां देखकर हैरान हो जाता है कि कोई संस्कृति अथवा सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष तक भी निरंतर बनी रह सकती है। इस प्रकार भारत के मजबूत सांस्कृतिक आधार के रहस्य को लेखक जानना चाहता था। लेखक ने भारत के इतिहास तथा प्राचीन साहित्य में कुछ अंशों का अध्ययन किया था। वह उनमें व्यक्त विचारों, भाषा आदि से प्रभावित था। वह चीन तथा मध्य एशिया से भारत की यात्रा पर आए यात्रियों के यात्रा विवरणों से भी भारत की उपलब्धियों से परिचित हुआ। लेखक हिमालय पर बहुत घूमता रहा। उसका कश्मीर के साथ खून का रिश्ता था। हिमालय से निकलकर बहने वाली सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा आदि नदियों से तो सदा लेखक को आकर्षित किया था। सिंधु अथवा इंडस नदी के नाम पर ही इस देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा था। यमुना के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ब्रह्मपुत्र भारत पूर्वी पहाड़ियों की दरारों से बहकर आती है। गंगा की गाथा तो भारत की सभ्यता और लेखक ने अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं तथा अन्य पुराने स्मारकों को भी देखा था। उसने आगरा और दिल्ली की प्राचीन सुंदर इमारतों को देखा था, जिनके पत्थरों पर भारत के गौरवपूर्ण अतीत की कहानी अंकित है। वह अपने शहर इलाहाबाद और हरिद्वार के कुंभ स्नान के मेलों में जाकर हजारों की संख्या में आने वाले गंगा स्नान के श्रद्धालुओं को देखकर अब से 1300 साल पहले चीनी तथा अन्य यात्रियों द्वारा लिखे गए इन पर्वों के वर्णनों को स्मरण कर सोचने लगता है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से गंगा नदी की ओर खींचती रहती है। अपने अध्ययन और यात्राओं के माध्यम से लेखक को अतीत में झांकने का अवसर प्राप्त हुआ। उसे लगा कि उसके पूर्वजों की भूमि में ऐसे लोग रहते हैं जो हंसना, रोना, प्यार करना, समझना, समझाना जानते थे। उन्हें जिंदगी की पूरी जानकारी थी। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश उसके कानों में गूंजता था। अशोक के शिलालेखों से उसे इस सम्राट की महानता का ज्ञान होता था तथा फतेहपुर सिकरी में विद्वानों की सभा में बैठा सम्राट अकबर उसे मनुष्य की कभी समाप्त नहीं होने वाली समस्याओं का हल तलाश करता हुआ दिखाई देता था। इस प्रकार भारत के इतिहास में विभिन्न पक्ष लेखक के सामने खुलते जा रहे थे और उसे इतिहास के 5000 वर्ष से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा का निरंतर गतिमान रहना कुछ
भारत की शक्ति और सीमा। लेखक को भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन के कारणों की खोज बहुत उलझी हुई लगती है। उसे भारत के पतन का प्रमुख कारण तकनीकी ज्ञान में यूरोप से पिछड़ना लगता है। इसी तकनीकी विकास के बल पर पश्चिमी यूरोप के देशों ने सैनिक बल का प्रयोग कर केवल भारत पर ही नहीं बल्कि समस्त एशिया पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन काल में भारत में तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं थी, परंतु उद्यमी में कमी आने से रूढ़िवादिता के कारण भारत गतिहीन और जड़ हो गया। इसके विपरीत विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति करने लगे। लेखक को लगता है कि उस समय की दशा का यही सही रूप नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उनका नाता अतीत से पूरी तरह से टूट जाता। एक युग के अंत के बाद नया युग आता है। इसी प्रकार से भारत में निरंतरता बनी रही और नए पुराने में तालमेल बिठाने का प्रयास होता रहा। इसलिए भारत अपने प्राचीन संस्कारों को बनाए रख सकता है तथा नए विचारों को भी। भारत की तलाश। अपने अध्ययन, यात्राओं आदि के द्वारा लेखक भारत को कुछ समझ तो सका, परंतु उसे पूरा संतोष नहीं मिला। वर्तमान उसे मध्ययुगीन भयंकर गरीबी और दुर्गति और मध्यवर्ग सही आधुनिकता का मिशन लगता है। वह भारतीय संघर्ष के नेतृत्व के लिए मध्यवर्ग की ओर देखता था, क्योंकि वह स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ समझकर तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन में ऐसा नहीं कर सकने के कारण उसमें विद्रोह की चेतना उत्पन्न हुई। वे चाहकर भी इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए। तब कुछ नई ताकतें उभर कर आई। जो काम मध्यवर्ग नहीं कर पाया उसे ग्रामीण जनता ने कर दिया। इसमें कुछ ऐसा था जो मध्य वर्ग में नहीं था। इसके महत्व को तत्कालीन युवा बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकार किया। इसमें तो दृढ़ता और मन की शक्ति थी। वह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा की ही देन थी। विगत 200 वर्षों में अत्याचार झेलते हुए भी उनमें कुछ ऐसा बच गया था। भारत माता। लेखक जब भी किसी जनसभा में जाता तो वहाँ भारत की चर्चा करता था। भारत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया था। वह शहरों की अपेक्षा गांव के किसानों को भारत के बारे में बताता था कि कैसे इस देश का हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न होकर भी सारा भारत देश एक है। वह उन्हें किसानों के सामान्य समस्याओं से लेकर स्वराज के बारे में भी बताता था। यह स्वराज किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होगा। देश के सभी किसानों की समस्याएं गरीबी, कर्ज, लगान, कर, पुलिस अत्याचार, महाजन, जमींदार आदि से जुड़ी हुई एक जैसी थी। लेखक ने उनसे इन समस्याओं पर चर्चा की तथा उन्हें भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। लेखक को ये काम बहुत आसान नहीं लगा, पर बहुत मुश्किल भी नहीं लग रहा था। वे लोग भारत की प्राचीन गाथाओं से परिचित थे। उनमें से कई भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्राएं भी कर चुके थे, इसलिए इन्हें समझना बहुत कठिन नहीं था। कई बार लेखक की सभा में भारत माता की जय का स्वर गूंज उठता था। इस पर वे उनसे पूछता था कि इसने उसका क्या आशय है। वे लेखक को कोई उत्तर नहीं दे पाते थे। लेखक के बार बार पूछने पर खट्टे कट्टे जाट के उत्तर दिए कि भारत माता हमारी धरती है, और लेखक फिर पूछता है कि इस प्रकार सिलसिला चलते चलते मान लेते हैं कि भारत वह सब कुछ तो है जो उन्होंने सोच रखा है। इसके अतिरिक्त भारत के पहाड़, नदियां, जंगल, यहाँ की जनता आदि सब भारत है। भारत माता की जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय से है। लेखक उन्हें भारत माता का हिस्सा बताता है तो वे यह सोच। भारत की विविधता में एकता। भारत की विविधता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के पठार और सुदूर दक्षिण के तमिलों में बहुत असमानता है। उनका शारीरिक गठन, खान पान, भाषा, रीति रिवाज आदि सभी भिन्न हैं। फिर भी दोनों पर भारत की छाप एक जैसी ही है। इसी प्रकार से बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी आदि सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हुए भी वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत, नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक समान थी। इस प्रकार प्राचीन भारत की
की एक समान संस्कृति और सभ्यता थी। विदेशी प्रभाव भी इसी में जज्ब हो गए थे। जब भी किसी भी घटनाकारी शक्ति ने सिर उठाना चाहा तो उसे कुचल दिया गया तथा परस्पर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार भारत में प्राचीन काल से ही भारत की अखंड माना गया तथा इसी के अंतर्गत भिन्न विचारों को मान्यता देते हुए विविधता को स्वीकार किया गया, परंतु देश की अखंडता को। लेखक का मानना है कि प्रत्येक देश में अनेक छोटी बड़ी भिन्नताएं होती हैं, परंतु समग्र रूप से वह एक देश होता है। दो अलग अलग देशों की सीमांत क्षेत्रों में ये भिन्नता बहुत कम दिखाई देती है। प्राचीन और मध्य युग में समानता, धार्मिक तथा जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। लेखक मानता है कि भारतवासी किसी अन्य देश में जाकर अपने देश के दूसरे हिस्से में जाने की अपेक्षा अधिक अजनबी अनुभव करता था। आधुनिक युग में राष्ट्रवाद का विचार बहुत विकसित हो गया है, इसलिए विदेशों में रहने वाले भारतीय अपना धर्म, जाति, संप्रदाय आदि भुलाकर भारतीय बनकर ही रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग कल्पना होती है। लेखक के अनुसार उसके मन में मातृभूमि की तस्वीर इस प्रकार बनी है जिसमें दूर तक फैले मैदान, छोटे छोटे गांव, कस्बे, शहर, वर्षा में तपती और भीगती धरती, लहराते खेत, विशाल नदियां, खैबर पास, भारत का दक्षिण किनारा, हिमालय की बर्फ से ढके शिखर, बसंत में कश्मीर में खिले फूल, पर्वत के झरने। जन संस्कृति। लेखक भारतीय जनता की गतिशीलता से प्रभावित था। उसे भारतीय जनता के जीवन में सांस्कृतिक परिवेश दिखाई देता था। उसमें लोक प्रचलित परंपराएं, इतिहास, कथाएं, दर्शन आदि का मिला जुला रूप दिखाई देता था। भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तथा अन्य ग्रंथ जनता में बहुत प्रसिद्ध थे। इनमें प्रेरणा प्राप्त कर वे मर्यादित जीवन जीते थे और अपनी बातचीत में वे इन ग्रंथों के उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उनकी सरल सीधी बातें भी साहित्यिक होती थी। अनपढ़ व्यक्ति भी इससे परिचित था। लोग अत्यंत सरल और सहज रूप से जीवन व्यतीत करते थे। मनोहर पुरुष तथा सुंदर स्त्री को देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो जाता है कि अनेक मुसीबतें उठाकर भी इनका आकर्षण कैसे बच रहा है। सर्वत्र गरीबी और उसमें उत्पन्न अनेक मुसीबतें फैली हुई थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला होने के कारण अभाव और असुरक्षा की स्थिति थी। लेखक को ये सब देखना अच्छा नहीं लगता था, परंतु उस समय भारत की वास्तविकता यही थी। यह लोग परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल रहे थे। वर्षों की सांस्कृतिक विरासत उन्हें अभी भी विनम्र और सहज बनाए हुए थी।